that prelims is coming in May. तो हमारी क्या strategy होनी चाहिए in these last 4 months? So these are the last 5 years of questions. If you notice, maximum number of questions they have come, and then at second number we have. तो ये इतना सिलेबस है एंड 20.8% वहां से आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है. पर्पस ये है कि जो ब्रॉडली कोई भी स्टूडेंट चीजों को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट कैसे अप्रोच करे. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु खत्री एंड आई एम हियर विद अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री गिवन दैट प्रीलिम्स इज कमिंग इन में. तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन दीज लास्ट 4 months, राइट. एक दो बातें पहले क्लैरिफाई कर देते हैं. हमें नए सोर्सेज नहीं ऐड करने हैं. वॉट एवर हार्ड वर्क वी हैव डन इन द पास्ट, वी डोंट हैव टू थ्रो इट इन डस्टबिन. But while revising, which aspects we should focus more on, which topics we should be more careful about, that is going to be the purpose, along with the mindset which we should have in the examination hall while dealing with questions. And we are going to do that with the help of the previous year questions. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम, बाकी सोर्सेज, कोचिंग मटेरियल, जो भी आपका सोर्स रहा है अभी तक, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू लोड यू विद दिस सोर्स और दैट सोर्स, ठीक है, क्योंकि अभी हम लास्ट के 4 months के टाइम पीरियड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है ना. एंड कहीं ना कहीं ये वीडियो एक इस चीज को भी क्लैरिफाई करेगा कि इन फ्यूचर ऑल्सो whenever I start teaching in the foundation batch, so you'll get to know a bit about my style and what are the things which I feel should be taken care of while preparing modern history. So I hope I'm successful in landing that point. Okay, so these are the last 5 years of questions. If you notice, maximum number of questions they have come from Gandhian era, and then at second number we have the British acts and policies. Okay, and then largely it is spread out. Similarly, if you look at this pie chart, तो यहाँ पे क्या है, again we see Gandhian era 29.2%, 20.8% British acts and policies, socio-religious movements 12.5%, Swadeshi movement 4.2%, and so on and so forth. तो ROI जो है ना हमारा, वो ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से मैक्सिमम है एक तरीके से, बिकॉज जो गांधीयन एरा है इट बिगिंस फ्रॉम 1920 एंड गोज टिल आवर इंडिपेंडेंस, राइट. सो देयरफॉर द एक्सपेंस ऑफ द कंटेंट इज मच लार्जर. जबकि ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज में इफ वी बिगिन विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, the charter of 1793, the charter of 1813, 1833, 1853, act for better government of India 1858, Indian Councils Act 1861, Indian Councils Act 1892, ICA 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, right. So therefore these are basically the constitutions which were made by the British Parliament for running the state in India. तो ये इतना सिलेबस है एंड 20.8% वहां से आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है. सिमिलरली जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रोट लर्निंग डेफिनेटली थोड़ा सा फील होगा स्टूडेंट को, क्या होता है, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में भी ROI अच्छा है, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स में भी ROI काफी अच्छा है. अगर इसकी हम सोल को पकड़ लें तो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है. तो इसलिए ऑब्वियसली गांधीयन एरा तो हर कोई प्रिपेयर करता ही है, इंक्लूडिंग द स्वदेशी मूवमेंट, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा है, तो वी शुड फोकस मोर on these things. Now let us try to understand what I'm trying to say with the help of the previous year questions. ठीक है, कि हमें पढ़ते टाइम किन चीजों पे ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो अभी से क्या करें और फ्यूचर में क्या करें, ठीक है. तो पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. द क्वेश्चन इट इज फ्रॉम 2021 that in the first quarter of 17th century, in which of the following was over the factory or factories of the English East India Company located. ठीक है, तो पहले तो एक रूल बना लो, एंड रूल ये है कि कभी भी आंसर्स पहले नहीं देखने. आंसर्स का मतलब ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं 1 and 2 ओनली, ये पहले नहीं देखने. कोई शॉर्टकट नहीं है. बेस्ट केस सिनेरियो रहता है फॉर हाईएस्ट एक्यूरेसी दैट यू लुक एट दीज ऑप्शंस, clearly mark true or false in front of them, right, as per your present knowledge base, and only then you move here. अगर आपको परफेक्ट मैच मिल जाता है अपने ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे, सिंपली टिक इट, डोंट ओवरथिंक, गो अहेड. अगर परफेक्ट मैच नहीं मिलता है
तब उस केस में वी मूव टुवर्ड्स दो स्ट्रैटेजीज की अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है या स्लाइट बिट ऑफ गेस वर्क। ठीक है, तो अगर मैं और अभी मैं ये वीडियो एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको सब इंफॉर्मेशन बता दूं अबाउट ईच एंड एवरी ऑफ दी ऑप्शंस। मेरा पर्पस ये है कि जो ब्रॉडली कोई भी स्टूडेंट चीजों को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट कैसे अप्रोच करे। ठीक है, तो क्या अब ये आगे है तो क्या अब हर एक ऑप्शन के बारे में हम पढ़े व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग इन द लास्ट 4 months? नहीं, we have to go with well established facts, we have to go with well established themes. These kind of complexities we have to handle in the exam, right? For example, इस क्वेश्चन में जो सबसे मतलब इस टॉपिक में जो सबसे फेमस चीज रहती है वो क्या है कि भाई दैट सूरत फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट, वंस दे एक्सट्रैक्टेड द रॉयल फरमान फ्रॉम जहांगीर। ये मतलब एक कॉमन सी है। अब यहाँ पे ना सूरत है ना चिक्को, ना यहाँ पे सूरत तो है नहीं, तो देयरफॉर देयर विल बी कंफ्यूजन। तो पढ़ना कैसे? पढ़ते टाइम अगर कोई भी जगह हमारे सामने आती है तो हमें उसको मैप में एक बार लोकेट करना है। ठीक है, एक हैंडी पीडीएफ फाइल रखो मैप्स की, ओपन दैट फाइल, ट्राई टू लोकेट वेयर इज सूरत। ठीक है, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी से पढ़ना। आपको पता है नहीं कोई जगह कहां पे और आप रट्टा मार रहे हो, इंटीग्रिटी नहीं है फिर आपके अंदर। ठीक है, हमें इंटीग्रिटी से पढ़ना है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन के टाइम पे जब भी वो सेंटेंस आया कि भाई सूरत फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड और उसने जाके देखा कि यार ये सूरत है कहां पे, ठीक है, उसको अपनी आईबॉल्स भी लेफ्ट राइट नहीं करनी पड़ेंगी एंड मैप में ब्रोच दिखेगा, ब्रोच या भरूच। ठीक है, बहुत पास है। प्लस दूसरे कॉमन सेंस लगाना है क्या कि ये जो ट्राइंगल हमारा बनता है दैट इज यूर अरेबियन सी एंड यूर सिंध गुजरात बॉम्बे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉनसून विंड्स ट्रेडिशनली दिस हैज बीन हब ऑफ ट्रेड। ठीक है, आज के टाइम से नहीं, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम से। देयरफॉर ये मेजर हब था पुर्तगालियों के लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी। फोकस यहां पे ज्यादा होता था क्योंकि उन्हें करनी है ओशियानिक ट्रेड। ठीक है, तो ब्रोच अगर हम मैपिंग करते इट इज क्लोज टू सूरत, राइट, एंड ब्रोच जो है अगर गैस वर्क करना है तो वो जाएगा। चिकोकोल अगर हम देखें तो वेल चिकोकोल वाज वन ऑफ द नदन सरकार्स। सरकार माने डिस्ट्रिक्ट, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थी एंड ब्रिटिशर्स दे गॉट नदन सरकार्स इन 1766 फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद। तो अभी तो ये क्या है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 1625 तक का हमें देखना है। तो ठीक है, गैस वर्क के हिसाब से उसको हम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली त्रिशुनपोली एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम देखें कि वन ओनली बिकम्स लाइक वन तो है ही, तो ठीक है, तो इन ए और बी में हम कंफ्यूज होंगे तो फाइन, वी कैन गो अहेड विद वन ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत गैस वर्क डेफिनेटली करना पड़ता है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को, एक अच्छे स्टूडेंट को। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस। लर्निंग क्या है यहाँ पे, पीवाई क्यों कर रहे हैं, तो डिक्शनरी मीनिंग समझ में आ रहा है हमको फैक्ट्री का। फैक्ट्री है क्या? बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेनेवर दे यूज द वर्ड फैक्ट्री इट बेसिकली मींस गोदाम। ठीक है, तो अगर हम आज के टाइम पे पीवाई क्यूज को कर रहे हैं तो हमारा एनालिसिस ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट्री क्यों यूपीएससी वर्ड मीनिंग भी पूछ लेता है। यूपीएससी ने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उलुगुलन, अब मुंडा उलुगुलन, राइट, 1899 रिवोल्ट। फैक्ट्रीज और वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। अब इसके अंदर बहुत सिंपल सी नॉलेज काम आनी है, क्या है कि भाई जो गजपति रूलर्स थे, अगर हमें मिडिवल से उनका टाइम पीरियड पता है कि वो 1434 से 1541 में थे। डच वीओसी कब बनी थी, 1602 याद नहीं आपको, 1600 याद है, चलो, राइट। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक, ये बहुत फेमस फैक्ट है कि एल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तानेट, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव विजयनगर एम्पायर। इसमें भी क्या है, विजयनगर एम्पायर है 1336 से 1646। कंपनी कब बनी थी, 1600, 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर के थ्रू बनी थी। ठीक है, तो काफी लॉजिकल है कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। मसूलीपट्टनम 1611 में उनकी पहली फैक्ट्री थी, तो ठीक है, उस आधार पे वी कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। अरे भाई ये सबसे दिमाग खराब होता है। ठीक है, अब मुझे क्या पता कौन सा फ्रूट कौन सा, मतलब या स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं सोचूं ना, इट्स लाइक रोट लर्निंग। तो हमारा पहला फोकस होता है कि हम वाई को समझ पाए। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई,
then well we have to create our own stupid logic, right? And here it is a stupid mnemonic, right? Story based mnemonic hai. So imagine that you are watching a cartoon whereby some villainish cartoon is shown, and there's a a girl who is having a chocolate, and he basically throws some fruits at her and then snatches away the chocolate. ठीक है, ऐसा सोचना है. तो ये वो सारे के सारे कमोडिटीज हैं जो कि अमेरिका से इंडिया आए थे. क्या है? टोबैको, पपाया, पाइनएप्पल, एवोकाडो, गुआवा, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, पोटैटो, टोमेटो, कैशू, पीनट्स, वनीला, कोको. आप अपना बना सकते हैं. जो मुझे समझ में आया, क्या कर सकते हैं? सुट्टाधारी पापी आवारा गुंडा अटैक्ड स्वीट पंपकिन विद पोटैटो टोमेटो एंड स्नैच्ड हर कैश्यू पीनट वनीला चॉकलेट. आता है ना फ्रूट एंड नट, है ना? तो मुझे चॉकलेट पसंद है, फ्रूट एंड नट. ठीक है, तो ऐसा सोचो कि कोई ऐसा चॉकलेट है जो वनीला फ्लेवर है, उसके अंदर कैश्यूज भी हैं, पीनट्स भी हैं. ठीक है ना? एंड सम गून काइंड ऑफ पर्सन इज देयर. सुट्टाधारी पापी आवारा गुंडा. सुट्टाधारी टोबैको, पापी पपाया, आवारा एवोकाडो. ठीक है, पी से पाइनएप्पल, पी से पाइनएप्पल, राइट? गुआवा गुंडा, जीयू गुआवा. अटैक ऐसे ही कनेक्टर है. स्वीट पोटैटो, पंपकिन तो नेचुरल है, पोटैटो नेचुरल है, टोमेटो वही वर्ड है. एंड स्नैच हर, ये कनेक्टर हो गया अपना. कैश्यू पीनट वनीला चॉकलेट. ठीक है, तो आपको एक नई चॉकलेट इन्वेंट करनी है अपने दिमाग में. कैश्यू चॉकलेट तो आती है, ठीक है, यूजुअली आलमंड चॉकलेट आती है. सो दिस कैश मतलब वॉट एवर वर्क्स. बेसिकली अगर ये याद हो गया आपको, तो आपको ये पता है कि अच्छा कौन कौन सी कमोडिटीज वहां से आई थी. मेरे लिए थोड़ा बहुत काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे द इवेंट्स बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड हिस्ट्री. तो मतलब मैंने एक न्यूमोनिक बनाई, जो बड़ी परेशानी होती थी. मैंने कहा यार सोचो, बिकॉज आई वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, तो आई थॉट कि यार अगर मैं जॉब पे लेट जा रहा हूँ और मेरा बॉस ऐसा है कि अगर कोई लेट आता है तो मारता है उसको. ठीक है, और उसके कुछ 12-13 बच्चे हैं. कितने हैं मैंने काउंट करने की कोशिश करी, बट कंफ्यूज रहा. 12 हैं 13. ठीक है, तो सोचो मैं बैठा हूँ अपने कैबिन में, बॉस आया और पीछे पीछे उसके 12-13 बच्चे गए. उस दिन लेट आया था, मेरे को बुलाया एंड फिर मेरे को जम के मारा. और बॉस है ना, उसको कॉफी बहुत पसंद है और ब्रू की कॉफी पीता है वो. ठीक है, तो यार मेरे को ब्रू कॉफी पीते हुए बॉस ने 11 बार, मतलब जहां तक याद है 11 थप्पड़ मारे थे. मेरे को ब्रू कॉफी पीते हुए बॉस ने 11 बार अपने 12-13 बालकों के साथ अच्छे से मारा. मेरे को मोरक्कन क्राइसिस 1906, ब्रू ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट 1907, 11 बार 1911, अगादीर क्राइसिस 1911, 12-13 बालकों के साथ फर्स्ट बाल्कन वॉर 1912, सेकंड बाल्कन वॉर 1913. अच्छे से मारा असैसिनेशन, अच्छे असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक. राइट, सो बेसिकली दीज आर द इवेंट्स. जब हमें हमारा फर्स्ट फोकस रहना चाहिए चीजों को अंडरस्टैंड करना. जहां पे बाई चांस इस टाइप की क्रोनोलॉजी है, वहां प्रॉब्लम आ रही, तो एग्जाम में ये न्यूमोनिक्स काम आते हैं. ठीक है, उससे आपको एक क्यू मिल जाता है, एक हुक मिल जाता है आपको, एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज योर आंसर लाइक दिस. ठीक है, तो नंबर 1 फोकस शुड बी बाय, राइट? इट इंप्रूव्स मेमोरी. सेकेंड फोकस कैन बी कैन वी कम अप विद सम न्यूमोनिक. ठीक है, मे बी यू कैन कम अप विद बेटर न्यूमोनिक्स देन दिस वन, right? But these are the commodities which came from America to different parts of the world, including India, and therefore all the three should be the answer. ठीक है, तो ऐसे न्यूमोनिक्स बनाने की कोशिश करना. अभी जब प्रिपेयर करोगे 3-4 महीने. ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी, द हाई रिवॉर्डिंग एरिया. तो इसके अंदर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. तो पहली लर्निंग क्या है कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, व्हाट यू कॉल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये तो आप याद करोगे, बट कई बार यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. तो लर्निंग ये है कि भाई अगर मोंटेग्यू स्टेटमेंट 1917 को ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहा जाता है तो ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी याद करना है. अगर गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट कहा जाता है तो दिल्ली पैक्ट भी याद करना है. यूपीएससी पूछ रहा है. अब हमको यही नहीं याद आ रहा कि कौन से रिफॉर्म्स थे. हाउ विल बी एबल टू आंसर इट, राइट? सो देयरफॉर दैट बिकम्स द फर्स्ट थिंग. तो खैर दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. प्रॉब्लम क्या है? ऑल वुमेन को नहीं दिया गया है. राइट टू वोट वाज लिंक्ड विद इनकम क्राइटेरिया. सेकंड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो चलो ये इन्होंने इजी बना दिया वाले. गेव विमेन रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेचर. हाँ, दी थी उन्होंने. ठीक है, फॉर ऑल माइनॉरिटीज, विमेन एंड लेबर, दे हैड गिवन रिजर्व्ड सीट्स. ठीक है, ये तो आंसर हो गया. बट इससे मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को बेटर कैसे करूं?
पैटर्न देखते हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो 2023 में रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैड बीन ब्रॉट. तो व्हाट इज द पैटर्न दैट वी कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री with respect to women? So what is the takeaway from the PYQ analysis at the rate women? At the rate अगर women हम देखते हैं तो right to vote was given in 1919 to women. Reservation with separate electorates was given in 1935, Government of India Act 1935. Then came our Constitution 1950, which did not give reservation, in at center, right? Lok Sabha, Rajya Sabha, ऐसा हम देखते हैं. And then finally, 2023, we have reservation, but what is the difference with 1935? It is reservation with joint electorates, not reservation with separate electorates, right? That means if a seat is reserved for females, then all genders, they will have right to vote. That is called joint electorates. If only females had right to vote, that would be called separate electorates, right? So therefore, that is how we try to understand things. Then we have in the Government of India in 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. ठीक है, तो अभी तक क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक फैक्ट है. तो पहली बात तो पता होना चाहिए रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या थे, मतलब उनके पीछे लॉजिक क्या था. ठीक है, किसने रिजर्व किए, किसको ट्रांसफर किए, दिस वी शुड नो. एंड देन फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, तो एग्जाम में कैसे डील करें. लॉजिक बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लाइक दीज टू बॉटल्स विद मी, ठीक है, so and now I'm forced to transfer some of these powers, right, to Indians. I'm British, so will I transfer your favorite drink to you, or will I transfer the less important, less tasty drink to you? Obviously I'll transfer the less tasty one to you, and I'll reserve the more tasty one for myself, right? Yes, I'm slightly English, the way British were, right? So therefore, less politically important were the transferred subjects at province level, and more politically important they were the reserved ones, right? What are politically important? तो politically important होता है आपका police power, gun power, money power, right? Political power, they are the more important ones. Foreign affairs, defense, right? They are the more important ones. ठीक है, तो मोर इंपॉर्टेंट वंस कैसे, अरे किसी भी आम आदमी से पूछ लो कि यार आपको क्या कहते हैं, मतलब होम मिनिस्टर का नाम पता है, पता होगा. फाइनेंस मिनिस्टर नाम पता है, पता होगा. जिन जिन मंत्रियों के नाम आम आदमी को थोड़े से ज्यादा पता होंगे, इसका मतलब वो एक्चुअली उतने ज्यादा पावरफुल हैं. ठीक है, बिकॉज पावर सिनोनिमस होती है, जो जितना पॉलिटिकली पावरफुल होता है वही उतना सोशली ज्यादा फेमस भी होता है. मतलब लॉजिक हर चीज के पीछे है. तो खैर, लैंड रेवेन्यू इज द मनी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज टैक्स. पुलिस, गन पावर, राइट, तो ये दोनों तो 100% है. 1 और 2 में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट सीधी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी मेनी केसेस अगेंस्ट द स्टेट ऑफिशियल्स आल्सो, सो इट इज काइंड ऑफ लाइक पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, पंचायत्स, municipalities, not that politically not that important, otherwise important, yes, but politically not that important. So therefore 1, 3 and 4, right, that will be the reserved subjects. Okay, so that's how we think about it. Then we have, by which one of the following acts was the GG of Bengal designated as the Governor General of India? आंसर तो सबको पता है, चार्टर एक्ट 1833. पर हमें पढ़ना कैसे, हमें हॉलमार्क्स निकालने. ठीक है, हॉलमार्क्स हर कॉन्स्टिट्यूशन के हॉलमार्क्स होने चाहिए. जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसका हॉलमार्क है रेगुलेशन ऑफ कंपनी बाय द ब्रिटिश स्टेट प्लस क्रिएशन ऑफ अ पोस्ट कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, PIA 1784. पिट्स इंडिया एक्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं है. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, फ्रॉम रेगुलेशन यू आर शिफ्टिंग टू कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश स्टेट विल कंट्रोल द कंपनी, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, plus binding orders by board of control to court of directors of the company in London and GG in India, plus the principal servants, that is important servants of the company, they will be appointed by the company but only and only after approval of the crown. हाँ जी, यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम लॉल हो जाता है. स्पेक्ट्रम में दे रखा 1793, 1784 रिसर्च की है. ठीक है, खैर स्पेक्ट्रम कुंजी है ना यार. चार्टर 1793, इसका हॉलमार्क है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ. ठीक है, वो क्या होता है कॉन्सेप्ट बाद में देखें. चार्टर 1813, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया बिगिंस. ओके, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, उसका वेस्टर्नाइजेशन होगा. पुश टू सोशल रिफॉर्म्स भी यहीं पे आएगा, वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट है. इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न एजुकेशन, ग्रेजुअली थोड़ा बहुत डिबेट चलेगा बट
अल्टीमेटली आएगा। चार्टर 1833 इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क और लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है वो बाद में देखेंगे, बट इसी इसको हॉलमार्क में बताना चाह रहा हूं। प्लस कंपनी अब कंपनी रही, कंपनी का बैंड बजा दिया, कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती अब। ठीक, 1853 आपका यूपीएससी एग्जाम होगा ऐसा डिसाइड किया 1853 में, पहला एग्जाम 1855 में हुआ, और बाकी कुछ मिसलेनियस। आपके ऐसे होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके नोट्स के अंदर ये चीजें जो वर्ड्स है ये सर्कल होने चाहिए, ताकि जब एग्जाम से 3 दिन पहले रिवाइज करना है तो पूरा तो नहीं पढ़ सकते, तो क्या है कि सर्कल वर्ड्स हाईलाइटेड, तो पूरा वो गाना मत चला दिया करो, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे रंग दे, है ना। तो कभी भी हाईलाइटर जो है ना यार, मतलब ठीक है हम बताकर, बट कभी भी हाईलाइटर पहली रीडिंग में नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हम क्या हाईलाइट करते हैं, हम वो हाईलाइट करते हैं जो हमको मुश्किल लगता है, और पहली रिवीजन में या पहली रीडिंग में हमको सब कुछ मुश्किल लगता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा रंग देते हैं अपनी किताब को। नहीं करना चाहिए, अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो मैंने भी रंगी है, तो पता है सब लोग रंगते, मत रंगना, दिक्कत होती है फिर बाद में, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, सेकंड थर्ड रीडिंग में जाके हमको हाईलाइट वाइलाइट करना चाहिए। खैर, फिर क्या है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय भुट्टे वाला, कौन वाले, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under the authorized settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural disasters. Exempted नहीं था, exemption मतलब जीरो, इसमें लोअर लैंड रेवेन्यू मतलब रेमिशन है। ठीक है, ये लिंक विद इनकम, ये मेरा टाइप हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वो उधर का इधर आ गया। खैर, बट यहाँ पे क्या है कि एग्जेम्प्टेड नहीं है, रेमिशन है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एंड अंडर परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू, तो उसकी जमीन ले ली जाएगी, वो तो लॉजिकली है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of All India Federation based on the union of British Indian provinces and princely states, and defense foreign affairs were kept under control of federal legislation. क्या है, जब अभी आप रिवाइज करोगे तो इससे आप ये ध्यान रखें, मतलब एक बात आप ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आउटलायर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पैटर्न्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवर्सल ऑफ पैटर्न वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अंदर लॉजिक भी होता है। ठीक, तो फर्स्ट का ध्यान रखना है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज द फर्स्ट एक्ट व्हिच एनविसाज्ड वन सिंगल यूनाइटेड इंडिया, राइट, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज करेक्ट। देन कुछ राइम्स हैं हिस्ट्री में, राइम्स ऑफ हिस्ट्री, क्या, डायरकी इन प्रोविंसेस इन 1919, डायरकी एट सेंटर 1935। ठीक है, एंड इन डायरकी the subjects at center, they are divided into transferred to Indians and reserved, right. More powerful are reserved, but with who? With viceroy, right. तो जो फेडरल असेंबली प्रपोज थी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रपोज था, they will make laws, they are the legislature, they will make laws on transferred subjects, not on the more politically important reserved subjects. And defense and foreign affairs, they are more politically important. Then outliers are important in history. क्या करें? Statement number 1, 7th of August is declared as the National Handloom Day. Statement number 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. इसमें पता है मस्त चीज क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और ये रीजन भी है। दो मस्त चीजें हैं इसमें। पहली बात, न्यूज में था नेशनल हैंडलूम डे 2023 में था। दूसरी बात क्या है, आउटलायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पता नहीं आपने ध्यान किया है नहीं किया, बट स्वदेशी मूवमेंट पहले शुरू हुई थी और बंगाल का पार्टीशन अक्टूबर 1905 में बाद में हुआ था। हाँ, एक और मस्त आउटलायर है, स्वदेशी मूवमेंट का जो आगाज किया था, इनिशिएशन, लेड नहीं बोल रहा, इनिशिएशन, कॉल फॉर बॉयकॉट जो दी थी वो मॉडरेट्स ने दी थी। तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट, बट जो फीता कटिंग होती है इट वाज बाय मॉडरेट्स। इट्स एन आउटलायर। Moderate will never ever support any boycott. They believe in constitutional methods. तो therefore जहां पे भी कुछ ऐसा आउटलायर है ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। और बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स विद दिस आउटलायर काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट, बिकॉज इट इज ऑब्वियस, एवरीवन नोज कि बंगाल पार्टीशन हुआ था अक्टूबर 1905 में। तो एग्जाम में क्या दिमाग चलेगा कि यार
नहीं यार, ये डिस्कनेक्ट है, नहीं नहीं, कनेक्टेड है। ठीक, तो 2020 में पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग is associated with Song from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English. बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एंशियंट है तो तिलक हो सकते हैं या गांधी जी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ द इंडियन सिस्टम्स। गेस क्या करना है? टफन है। गेस क्या करूंगा मैं? गांधी जी। क्यों करूंगा? यार सॉन्ग्स, पोएम्स, स्लोगन्स, फास्ट, ये जो चीजें होती है ना, दे आर टू इंस्पायर द पीपल, राइट? जब कोई मूवमेंट चल रही हो या कोई मूवमेंट का आगाज करना हो, ठीक। एंड जब तिलक जेल में थे, जैसे 1900, उनका जो फेमस टर्म है वो 1908 से 1914, वो मैंडले बर्मा में थे। उस समय कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी। इनफैक्ट उस समय पे मास मूवमेंट फेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वो खत्म हो गया था एंड तमंचे पे डिस्को स्टार्ट हो गया था बाय रेवोल्यूशनरीज। डिस्को कौन कर रहा था? अंग्रेज, ठीक है। तो गलत हो सकता है कोई भी एवरेज स्टूडेंट इसमें जब वो गांधी जी को टिक करे, बट वेल, इश्क है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। With reference to 8th of August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? तो करेक्ट पहले वाला है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज adopted by the AICC, बट ठीक है, सोचते हैं क्या क्या है। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ये हुआ था 1941 में आफ्टर फेलियर ऑफ AO 1940, अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर 1940। थोड़ी स्टूपिड राइम है बट काम आती है, ठीक है। ओ ऑगस्ट ऑफर 1940, हमें तो याद करना ना यार, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी हैं। 7 मेंबर साइमन कमीशन 1927, 777 स ऐसे आ रहा ना, जो भी काम करे यार, ठीक है। बाकी द कांग्रेस मिनिस्ट्री डिजाइन इन 7 प्रोविंसेस, ये 1939 में हुआ था व्हेन द ब्रिटिशर्स मेड इंडिया पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट आवर कंसेंट, तब हुआ था। क्रिप्स proposed an Indian Union with full dominion status once, ठीक है, मतलब वो तो कैसे में, तो क्रिप्स 1942 में आया था, फेल हुआ था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब ये 8th of August को चीज आई थी। तो इस तरीके से बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली पता भी है तो क्रोनोलॉजी, इससे मैं क्या समझ आया कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर चाहे आपको ना याद हो, पर पहले क्या था बाद में क्या था, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिविजन के टाइम पे ये चीजें ध्यान रखेंगे। देन with reference to proposals of the Cripps mission, consider the following statements. एक तो एक है कि अब क्रिप्स मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब वगैरह आ रहे ना, तो मतलब गांधी ने रहा है, पर उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ लीगल जो एस्पेक्ट है ना, लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, अगले 4 महीने रहेगा, ठीक है। और जब हम फाउंडेशन मैच करेंगे तब हमारा सबसे टफ लॉ होता है, हम सबसे ज्यादा उस पर फोकस करेंगे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव members nominated by provincial assemblies, nominated नहीं थे, elected थे। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding the future status. तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है, हर कोई बात करता है that the Britishers they gave veto to Muslim League, तो वो पैटर्न हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि हम वीटो को भी बेटर समझ पाए। August of 1942 में 1940 में veto was given to Muslim League with respect to drafting of constitution, ठीक। क्रिप्स मिशन 1942 में the veto was given to Muslim League with respect to unity of India, ठीक। वेबल प्लान 1945, जून 1945 में implicit veto was given to Muslim League with respect to formation of government at center, right। ये 3 टाइप के वीटो दिए थे। किसी किताब में लिख रखा कि कितने टाइप के वीटो, ये क्या है, आप मेरे से बेटर कर सकते, बट ये थीम वाई है हिस्ट्री में, छोड़ना नहीं है उस वाई को, ठीक है, अदरवाइज हिस्ट्री बोरिंग हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी तो मेमोरी डाउन जाएगी, मेमोरी डाउन जाएगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो बॉयकॉट ऑफ लो कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ, 2-3 बातें ध्यान रख। देखिए, नॉन कोऑपरेशन हमेशा लीगल होता है। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन इज अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट, अगेंस्ट द टाइटल्स एंड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ लो कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ, नो प्रॉब्लम, यस। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, गांधी जी की मूवमेंट है, रहेगा क्यों, और प्लस आप वायलेंस करेंगे तो कानून तो तोड़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन हमेशा लीगल होता है, ठीक। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, अच्छा वाह, दोनों हाथों में लड्डू,
हाँ, कि अभी गांधी जी से भी नंबर कमा लेंगे और बाद में फिर टाइटल भी यूज कर लेंगे। अरे गांधी जी स्टेटलेस सोसाइटी में विश्वास करते हैं यार, उनको वो नहीं चाहेंगे कि उनके फॉलोअर्स स्टेट का दिया हुआ, कॉलोनियल स्टेट का दिया हुआ, ठीक है, कोई भी इस टाइप का टाइटल वगैरह रखें, तो वो रिटेंशन नहीं होगा, उसको आपको दे ही देना, छोड़ ही देना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्वदेशी कोर्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन, ओके। कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, नागपुर सेशन 1920 में ये चीज डिसाइड हुई थी। ऑल्दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 के स्पेशल कलकत्ता सेशन में स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। It was to be implemented in stages with with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. क्या लॉजिक है? ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पर क्यों करेक्ट है? महात्मा गांधी महात्मा क्यों थे? Because he was ideology man, he was organization man, he was social reform man, he's spiritual man, he's political man. When so many wonderful qualities are inside one human being, of course he'll be Mahatma. मैं थोड़ी बनूंगा, महात्मा गांधी बनेगा, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन मैन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन, devising a plan for the movement, plan are long term, devising a program for the movement, programs are short term, ठीक है ना? तो ऐसा। Then sedition has become my religion was the famous statement even by Gandhi ji at the time of, so sedition क्या है भाई? क्योंकि स्टेटलेस सोसाइटी है आइडियोलॉजी गांधी जी, ठीक है, किस समय देंगे? और सेडिशन किसके खिलाफ होती है? अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट। चंपारण सत्याग्रह, इसमें कॉलोनियल स्टेट नहीं इन्वॉल्व था, इट वाज एन इशू बिटवीन टू नॉन स्टेट एक्टर्स, वन इंडियन रियात एंड द सेकंड वन द ऑपरेसिव यूरोपियन प्लांटर। पब्लिकली वायलेटिंग स्वॉर्ट लॉ एट डांडी, yes, this is part of civil disobedience movement and which also Purn Swaraj, it fits, so therefore answer is B. But still attending the second roundtable conference in London, यार जब हम किसी से नेगोशिएट करते हैं तो ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें और इसमें वी कुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड, बट यहाँ पे जो फेमस स्लोगन है वो करो या मरो टुवर्ड आई। देन subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication in all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. Answer is Pune Pact, but look at the other statements. Gandhi-Irwin Agreement. It is an agreement between British and Gandhiji. अनटचेबिलिटी का इशू कहां से आएगा उसमें? लॉजिक नहीं बनता उसमें। अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें तो पॉलिटिकल मैटर है, वो तो सोशल मैटर है। प्रोमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगेन इट इज अ पॉलिटिकल मैटर। मतलब पूना पैक्ट फेमस है, बट बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इट्स अ सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है। Who among the following was associated as secretary with Hindu female school, which later came to be known as Bethune Female School? ठीक है, तो Bethune Female School by Drinkwater Bethune, right? Any Besant? Well, she's active in 1900s. Remember the Home Rule Leagues, All India Home Rule League of Annie Besant, September 1916, right? Debendranath Tagore, well, he's active in 1800s. We can confuse it. Ishwar Chandra Vidyasagar, he is definitely active in 1800s. Hindu Widow Marriage Act 1856, हम जानते हैं। Sarojan Naidu, she is active in 1900s. Example, she was the one जिनकी वजह से right to vote to women, आया 1919 में, because she lobbied the British parliamentarians. तो इन दो में confused है। But ईश्वर चंद्र विद्यासागर के hallmarks अगर हम देखें, he was very passionate about female education, about widow remarriage, and he is known as father of Bangla prose. Therefore, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है, बट ईश्वर चंद्र, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, दिमाग कैसे चलना चाहिए, हॉलमार्क्स पकड़ने हैं हमको सोशल रिफॉर्मर्स के। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राममोहन रॉय, ही possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. राजा राममोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंटी इंडियन कल्चरल नेशनल थोड़ी होंगे? ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity, social equality. By this statement is true for every great personality. ठीक है, तो who among the following was the founder of self respect movement? तो ये बहुत easy question है, right? पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है, तो no brainer. Again, in the context of colonial India, Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurbaksh Singh Dhillon are remembered as, बहुत फेमस है, आईने ट्रायल्स रेड फोर्ट पे जो हुए थे,
Consider the following freedom fighters: BK Ghosh, Jogen Chand Chatterjee, Raj Bihari Bose. Raj Bihari Bose, actually he was the person who contacted the soldiers in the army during the Ghadar movement. So definitely 3 is definitely correct. इसमें D ऑप्शन है 3 ओनली, वो करेक्ट है एक्चुअली, वो रह गया। ठीक है, बाकी बीके घोष जो है औरबिंदो के ब्रदर हैं, एंड ही वाज मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति, एंड ही वाज आल्सो like one of the co-founders of Yugantar, and they are active during the time period of Swadeshi movement. ठीक है, गदर मूवमेंट के ईयर। तो हमें क्या समझ में आया कि कम से कम हमें जो बड़े इवेंट्स हैं उनके ईयर्स याद होनी चाहिए, बड़े इवेंट्स के। ठीक है, एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी ये फेमस है काकोरी रॉबरी केस के लिए, इनका ट्रायल चला था यहाँ पे, राइट। देन सर्टेन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये टफ हो सकते हैं बट देखते हैं। Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident? Answer is Madan Mohan Malviya जी। पर कैसे पता भाई हमें? Because 2022 में Honorable Prime Minister visited Chauri Chaura and he paid respects to these matters, right? And उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते या बाकी चीजें, मतलब थोड़ा सा भी एक बेसिक क्वेश्चन रिसर्च वगैरह करते, तो आपको पता चलता कि स्टोरी बस वहीं पे खत्म नहीं हुई कि 22 पुलिस वालों को जो है पुलिस स्टेशन में जला दिया। उसके बाद 170 लोगों को फांसी की सजा हुई। मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने केसेस लड़े इनके, एंड अल्टीमेटली काफियों को बचाया, बट 19 को तब भी फांसी हुई। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, 3 को मारा था गोली से, 19 को मारा कानूनी तौर पर, एंड पुलिस वाले कितने थे, 22। सो ब्रिटिश आर सेइंग दैट यू हैव किल्ड 22 पुलिसमैन, therefore we have killed 22 satyagrahis overall. Then we have this, who provided legal defense, अच्छा ये तो हो गया। Then we have this with reference to Madana Polle of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Tough question है, मानता हूं मैं, बट ये न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड है। एज द रिजल्ट हमारी लर्निंग क्या हुई कि चाहे हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स में जिन पर्सनैलिटीज, जिन जगहों को हाईलाइट किया गया है, वी हैव टू फोकस ऑन देम, राइट। देन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गर्स, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्ग, वॉल्टर रिली वर एसोसिएटेड विद। एक्चुअली ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से उतना नहीं है जितना कि अंदर टाइम वाइज तो है, बट अदरवाइज ये हम इसको एंशियंट का भी पार्ट मान सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद एक्सकवेशंस इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो वो है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई होप यू हैड फन, एंड आई रियली होप हिस्ट्री वाज नॉट बोरिंग। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी स्टडिंग।